गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्विक प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगली कड़ी में बात करते हैं सेकेंड पीरियड एनोमेली की। मैंने बताया था आपको कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में कुछ बातें हैं जिसको हम लोगों को हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, जिसके बेसिस पर हम पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं और बड़ा आसान होता है। बस आप अगर उन सारे बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं तो अपने ज़रूरत के हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से हम उसको अप्लाई करेंगे, उस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और बड़ा ही मज़ेदार होता है ये, क्योंकि हर एक एक्सप्लेनेशन के लिए अलग अलग, हर एक रीजनिंग के लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशन देना है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन ढूंढना है हमको उन्हीं कंसेप्ट्स में से जो हमारे अंदर है, जो हमने पढ़ा है, जो बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा है, उन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर से हमें वो सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस निकालने होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक्सेप्शंस के केमिस्ट्री होते हैं, उसमें हर एक चीज़ के लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशंस होते हैं। तो ये बात है, ये बार बार मैंने आपको कहा भी है। ये जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा था कि एक मैं आपको रफ आइडिया दूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाँ, जैसे एक्सट्रैक्शन का मेथड है वो तो अलग पार्ट है, लेकिन अगर जनरल केमिस्ट्री की बात करते हैं कि उसका अकरेंस क्या होगा, उसके साइज में कैसे वेरिएशन होगा, उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल में कैसे वेरिएशन होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, और अगर कोई प्रॉपर्टीज है जैसे नाइट्रोजन जो है वो गैस है और उसी का जस्ट नीचे जो एलिमेंट है फास्फोरस वो सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड है, तो ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो कैसे आएंगे, कैसे दिए जाएंगे, हमें इन बात पर चर्चा करनी है और इसका कंसेप्ट एक डेवलप कर लेना है। तो उस कंसेप्ट को डेवलप करने में जो अगली कड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितना भी तक पढ़ा आपने और जो भी आप इसके बाद पढ़ेंगे, उन सबों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका एप्लीकेशन है वो है सेकेंड पीरियड एनोमेली। सेकेंड पीरियड एनोमेली क्या है पहले ये जान लेते हैं और फिर हम सेकेंड पीरियड एनोमेली का कारण आपको समझा देंगे। और जैसे ही कारण आप समझेंगे आपको लगेगा कि 75% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है, और तब थोड़ी सी कंफर्ट जोन में आप आ जाएंगे। थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं, कुछ बेसिक कंसेप्ट हमारे दिमाग में है। सेकेंड पीरियड एनोमेली कहता है कि जो मेंबर्स होते हैं सेकेंड पीरियड के, properties of members of second period of the periodic table are different from that of the other members of their respective group members। जैसे अभी तक जो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि एक ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। सेम ग्रुप के सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिपेंसी है कि सपोज कीजिए कि हम ग्रुप 1 की बात करते हैं, फिर ग्रुप 13 की बात कर ले, या ग्रुप 13 को छोड़िए, ग्रुप 16 की बात, 15 की बात कर ले, ग्रुप 16 की बात कर ले। हम 3 ग्रुप के बारे में आपको बता दें। ग्रुप 1 में मेंबर्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम
रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये मेंबर्स हैं। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है एंड बिस्मथ है। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है एंड पोलोनियम है, ये मेंबर्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो भी ग्रुप्स बनाए गए हैं उनका कंसेप्ट ये है कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, सेम होती है। जैसे अगर ग्रुप 1 की बात कीजिए तो ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स होंगे उन सारे के सारे मेंबर्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे। ग्रुप 13 की बात कीजिए तो ग्रुप 13 के जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। ग्रुप 16 में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने से उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उनके बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने वाला जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने से इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो यहाँ कहता है कि जो सेकेंड पीरियड का मेंबर है, ये लिथियम, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, सेकेंड पीरियड का जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, लिथियम की प्रॉपर्टीज बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होगी। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। तो ये कंसेप्ट है कि ये सेकेंड पीरियड के जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है। इसी को हम लोग सेकेंड पीरियड एनोमली कहते हैं। एक लाइन में लिख देता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, properties of lithium are different from the properties of other members. The properties of other members of ग्रुप 1। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं, बाकी मेंबर्स, जैसे लिथियम को छोड़ दीजिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सारे के प्रॉपर्टीज से लिथियम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो लिथियम की प्रॉपर्टी डिफरेंट हुई, ये जो लिथियम है वो सेकेंड पीरियड के मेंबर है, तो सेकेंड पीरियड एनोमली इसी को कहते हैं। ठीक वैसे ही नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी जो होगी वो बाकी मेंबर्स से अलग होगी, उसके ग्रुप के बाकी मेंबर से अलग होगी। ऑक्सीजन की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है बाकी मेंबर से अलग होगी। जैसे लिथियम जो है वो इतना टफ होता है, इतना हार्ड होता है, इसको काटा नहीं जा सकता है, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सब नाइफ कट सॉफ्ट होते हैं, मतलब चाकू से सोडियम को काट सकते हैं, पोटेशियम को काट सकते हैं, लेकिन लिथियम को नहीं काट सकते हैं। सोडियम जो है वो बहुत रिएक्टिव है, उसको जैसे ही आप पानी में रखेंगे आप आग लग जाएगी, लेकिन लिथियम को अगर पानी में रखेंगे तो आग नहीं लगेगी। लिथियम जो है इसका स्प्रिंग बनाया जाता है, इतना हार्ड होता है ये कि लिथियम के एलॉय का वो स्प्रिंग बनाया जाता है, कॉइल टाइप का, और बाकी सोडियम वगैरह जो है बहुत ही सॉफ्ट है। लिथियम के जैसे लिथियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल नहीं है। लिथियम के कंपाउंड्स जो होते हैं वो कोवैलेंट होते हैं, बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके कंपाउंड्स जो है वो आयनिक होते हैं। लिथियम के कंपाउंड्स जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बाकी के कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल है। लिथियम के कंपाउंड्स जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, बाकी के जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते। मतलब हाइग्रोस्कोपिक कहने का मतलब ये हुआ कि वो वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन उनमें होता है। तो ये सारी बातें होती हैं कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने बाकी मेंबर्स अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है, और इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये सेकेंड पीरियड एनोमली है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में बहुत सारी बातें हैं। आप समझ लीजिए कि नाइट्रोजन जो है ग्रुप 15 का मेंबर है। ग्रुप 15 में फॉस्फोरस, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सब है। तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी अपने बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये समझिए कि नाइट्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक N2 गैस होता है, गैस, जबकि फास्फोरस P4 सॉलिड होता है, फास्फोरस सॉलिड होता है। नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही इनर्ट है, नाइट्रोजन पर बहुत किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का असर नहीं होगा, एसिड का असर नहीं होगा, नाइट्रोजन बड़ा ही इनर्ट है। और यही कारण है कि फूड पैकेजिंग में या
जो बल्ब वगैरह होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं ताकि वो इनर्ट है, उससे एक्सप्लोजन नहीं होगा या उस पर कोई बैक्टीरियल अटैक नहीं होगा नाइट्रोजन गैस में। जबकि फास्फोरस हाईली रिएक्टिव है, फास्फोरस जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है ये जलने लगता है, इसमें आग लग जाती है। तो फास्फोरस हाईली रिएक्टिव है। नाइट्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर का, 78% उसका अबंडेंस है, और फास्फोरस का अबंडेंस एकदम नहीं है एटमॉस्फेयर में। तो ये सारी बात, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो लीनियर होते हैं, फास्फोरस के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्लोज्ड चेन के होते हैं, मतलब वो रिंग बनाते हैं। नाइट्रोजन जो है वो कैटेनेशन शो नहीं कर सकता है, फास्फोरस फ्रीक्वेंटली कैटेनेशन शो करता है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है ये कुछ डिस्क्रिपेंसी, यूँ कहिए ना कि ये अलग है, ये बाकी ग्रुप के बाकी मेंबर से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये सेकेंड पीरियड एनोमेली है। वैसे ही ऑक्सीजन की बात कीजिए, ऑक्सीजन में भी आप समझ गए कि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक गैस है, O2 गैस होता है, जबकि सल्फर S8 सॉलिड होता है, सल्फर सॉलिड है। ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड है। ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर का, जबकि सल्फर का अबंडेंस एटमॉस्फेयर में नहीं है। ऑक्सीजन डायटोमिक है, सल्फर ऑक्टाएटॉमिक मतलब पॉलीएटॉमिक है। ऑक्सीजन के बारे में कह सकते हैं आपकी ऑक्सीजन जो है वो बड़ा ही स्टेबल गैस है, सल्फर की स्टेबिलिटी उतनी नहीं होती है। ऑक्सीजन कैटेनेशन शो नहीं कर सकता है, सल्फर शो करता है। ऑक्सीजन का एक ही एलोट्रॉप नोन है ओजोन, सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स नोन हैं। तो कुल मिलाकर कहना ये है, जितने भी ग्रुप्स हैं उन सारे ग्रुप्स का जो पहला मेंबर है, जो सेकेंड पीरियड का मेंबर है, उसमें आप देखेंगे कि वो जो प्रॉपर्टीज है उनकी प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वो बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है, वो एकदम अलग है। तो अलग है, इसी को कहते हैं सेकेंड पीरियड एनोमेली। ठीक इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं सिमिलरली properties of the first member of ग्रुप्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं, दे आर द मेंबर्स ऑफ सेकेंड पीरियड, मेंबर्स ऑफ सेकेंड पीरियड, वो सेकेंड पीरियड का मेंबर्स आर different from the properties of other members of same group। इसी को कहते हैं हम लोग सेकेंड पीरियड एनोमेली। दिस इज द सेकेंड पीरियड एनोमेली। और सेकेंड पीरियड एनोमेली में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बता दिया है कि सेकेंड पीरियड एनोमेली में जो सेकेंड पीरियड का मेंबर है वो अपने ग्रुप का सबसे पहला मेंबर है और उनकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट्स, बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताया है। मैं अपडेट कर दूंगा, इसमें डाल दूंगा लिंक में, उसका आप देख सकेंगे। लिंक खोलते ही आपको मिल जाएगा उसका प्रॉपर्टीज का डिटेल, जो भी 20, 25, 30 प्रॉपर्टीज है उतने ही से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यही रीजनिंग टाइप क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन जो है वो अर्थ क्रस्ट पे नहीं पाया जाता है, जबकि फास्फोरस का अबंडेंस है अर्थ क्रस्ट पे।
तो नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और वाटर में सॉल्युबल है तो वो वाटर में अर्थ क्रस्ट पे एग्जिस्ट कैसे करेंगे, वो जैसे ही बरसात होगी पानी के साथ वो बह जाएंगे। वैसे फास्फोरस के कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वो अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। तो बाकी रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, लेकिन उन एक्सप्लेनेशंस को देने के लिए हमारे दिमाग में ये सारे कंसेप्ट होने चाहिए। सेकेंड पीरियड एनोमली का कारण क्या है ये हम आपको अभी समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन मैंने अभी कुछ बताने की कोशिश की है कि लिथियम में कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, या नाइट्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ऑक्सीजन की कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। वैसे ही ग्रुप 14 की बात कीजिएगा तो उसका पहला मेंबर है कार्बन, तो कार्बन की प्रॉपर्टी बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के बाद, कार्बन कैटनेशन शो करता है, बाकी मेंबर कैटनेशन शो नहीं करता है। कार्बन की वैलेंसी 3-4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, जबकि उसके नीचे सिलिकॉन है उसकी वैलेंसी 6 तक होती है। तो ये सारी बातें हैं और हमको इन्हीं का कारण समझना है, और इस कारण को समझने के लिए हमें कुछ अपना एक बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा बॉन्डिंग का। हम पहले बॉन्डिंग का एक बैकग्राउंड इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जिन्होंने बॉन्डिंग पढ़ा होगा ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो फिर उनका काम चल जाएगा। हम थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन इसमें बॉन्डिंग पर कर लेते हैं। तो रीज़न हम बताना चाहते हैं, रीज़न ऑफ सेकेंड पीरियड एनोमली, रीजन ऑफ सेकेंड पीरियड एनोमली। सेकेंड पीरियड एनोमली का कारण क्या है हम ये जानना चाहते हैं। तो उस रीजन को समझने से पहले मैंने अभी आपको बताया कि हमें कुछ बैकग्राउंड तैयार करना होगा बॉन्डिंग के बारे में। रीजन पढ़ने से पहले हमें बॉन्डिंग समझना होगा। तो चलिए हम बॉन्डिंग का कुछ कंसेप्ट समझते हैं। बॉन्डिंग के बारे में आप बहुत जानते भी होंगे, सब लोगों ने पढ़ा भी होगा बॉन्डिंग को, लेकिन बॉन्डिंग के कुछ पोर्शंस हमारे काम के हैं जिसको हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। तो यूज करने से पहले हम आपको उसका कंसेप्ट दे दें कि बॉन्डिंग में हमको कौन से कंसेप्ट की ज़रूरत है। तो देखिए, बॉन्डिंग इन H2 मॉलिक्यूल, हम यहाँ से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो बॉन्डिंग में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से बनता है ये बॉन्ड। जो सबसे इनिशियल कंसेप्ट है वो है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये देता है कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और जिससे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक बात है। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई पार्टिकल है तब उसकी शेयरिंग होगी। जैसे ही बात क्वांटम मैकेनिक्स की आती है, जहां हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है, वो एक वेव है, तो इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड होता है। तो जैसे ही हम बात करने लगते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड है, इन क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन्स जो है इज अ वेव। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा। इसका मतलब होगा देयर इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। सपोज कीजिए कि यह न्यूक्लियस है, तब इलेक्ट्रॉन का ये क्लाउड होगा, पढ़ा भी होगा आपने कि ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है।
तब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग का हम मतलब ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग हुई है। तब हम यही समझेंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हम क्या समझेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम इसका सीधा मतलब समझेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग हम समझेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग हो रही है तो कैसे हो रही है ये हम समझ लेते हैं। तो हम लोग एक पढ़े होंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो है 52.9 पिकोमीटर। हाइड्रोजन एटम का रेडियस मतलब हाइड्रोजन एटम में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसकी दूरी न्यूक्लियस से कितना है, 52.9 पिकोमीटर। ये रेडियस है हाइड्रोजन का। तो जब बॉन्ड बन रहा हो ड्यूरिंग बॉन्डिंग कहिए और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह दीजिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। दो हाइड्रोजन एटम्स आए, सपोज कीजिए कि एक हाइड्रोजन एटम ये है और ये इसका शेप हुआ, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर करना चाहता है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ की बात हम कर रहे हैं यहाँ। दो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, जिसमें कहता है कि एक पॉसिबिलिटी में कि दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को सिंपली टच कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम्स सिंपली टच ईच अदर, हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को केवल टच कर रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दे may interpenetrate into each other, वो एक दूसरे में इंटरपेनेट्रेट कर गए हों, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी पर विचार कर लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी, इफ two hydrogen atoms simply touch each other, अगर वो एक दूसरे को सिंपली टच करते हैं, तो अगर वो टच करते हैं तो देखिए ये न्यूक्लियस है, दूसरा हाइड्रोजन एटम इसको जस्ट टच कर रहा है, ये न्यूक्लियस है। तो उस केस में इनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा दोनों के रेडियस के सम के बराबर हो। उस केस में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये होना चाहिए सम ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ बोथ द एटम्स, दोनों एटम्स के एटॉमिक रेडियाई के सम के बराबर होना चाहिए। मीनिंग देयर बाय ये होना ये चाहिए कि 52.9 प्लस 52.9
इज इक्वल टू 105.8 पिकोमीटर। इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इतना होना चाहिए। लेकिन जब इसका एक्सरे किया गया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कहता है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली दिस इज 74 पिकोमीटर ओनली, मात्र 74 पिकोमीटर है ये। इसका मतलब है कि दूसरी वाली पॉसिबिलिटीज जो हम बात कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे में इंटरपेनेट्रेट कर गए हैं, समा गए हैं, ये वाली सही है। इसका यह मतलब हुआ, इट मीन्स possibility 2 is taking place। पॉसिबिलिटी 2 जो है वो हो रहा है, मतलब कि दोनों एटम एक दूसरे में इंटरपेनेट्रेट कर गए हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एओस इंटरपेनेट्रेट into each other। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे में इंटरपेनेट्रेट कर गया है, ये बात हुई। ठीक है, इंटरपेनेट्रेट कर जाना क्या होता है ये समझा दे। अब हम लोग आ जाएंगे सीधा ओवरलैपिंग के कंसेप्ट पे। सीधा हम ओवरलैपिंग के कंसेप्ट पे आ जाएंगे कि एक हाइड्रोजन एटम जो था ये है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जब इसका बॉन्ड बना तो मैंने कहा कि इंटरपेनेट्रेशन हो गया। इंटरपेनेट्रेशन का मतलब होता है ये न्यूक्लियस है और एक दूसरे में थोड़ा सा कॉमन पोर्शन आ गया, ये न्यूक्लियस, यही कहलाता है इंटरपेनेट्रेशन। यही इंटरपेनेट्रेशन ऑफ एओस, और इसी को हम कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ एओस हम इसी को कहते हैं। तो जो इंटरपेनेट्रेशन हुआ, आप समझ गए होंगे कि जो पोर्शन कॉमन हो गया उतना तो डिस्टेंस घट गया, और ये हमको सपोर्ट भी मिल रहा है इस रिजल्ट से, 74 पिकोमीटर वाला रिजल्ट से, कि यहाँ इंटरपेनेट्रेशन होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। और ये जो कॉमन पोर्शन है, जो कॉमन पोर्शन आ गया दोनों में, कॉमन पोर्शन, इसको कहा जाता है ओवरलैप जोन, इसको हम कहते हैं ओवरलैप जोन। तो अब स्टेटमेंट हो गया कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनते हैं। अब सीधा हम ये कहेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, covalent bonds are formed due to overlapping of AOs, overlapping of atomic orbitals, ये हम समझना चाहते हैं। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स से जो बॉन्ड बना और इसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, strength of covalent bond
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओवरलैप जोन के। ओवरलैप जोन जितना बड़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ ओवरलैप जोन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात समझ गए आप। ओवरलैप जोन यही हुआ। ओवरलैप जोन कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टक्कर होगा उतना ज़्यादा ओवरलैप जोन होगा, कॉमन पोर्शन होगा, और जितना ज़्यादा कॉमन पोर्शन होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये बात हुई कि कोवैलेंट बॉन्ड जब कभी बनेगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनेगा। यह एक बात मानी हुई हो गई कि जब ओवरलैपिंग होना है तभी कोवैलेंट बॉन्ड बनना है। अब कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग होती है, न कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है जिसकी शेयरिंग होगी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। वो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग होती है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब ये जो ओवरलैपिंग हो रही है उसके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के कंडीशंस क्या है ये समझना है। पहला कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं एओज मस्ट बी इन द सेम प्लेन। इन द सेम प्लेन कहने का मतलब हुआ कि अगर ओवरलैपिंग को आप गाड़ी के टक्कर से समझते हैं, अगर कोरिलेट करके समझते हैं, तो आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि कोई गाड़ी जो है वो एक रोड पे जा रही है और कोई दूसरी वाली गाड़ी ओवरब्रिज से फ्लाई ओवर से जा रही है। दोनों में कभी टक्कर हो सकता है? संभव ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। तो एक प्लेन में होना चाहिए। मतलब अगर दो गाड़ियों में टक्कर होता है तो दोनों को सेम रोड पे चलना होगा, एक ही रोड पे चलना होगा, तभी जाकर उनमें टक्कर हो सकता है। ठीक वैसे ही दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अगर ओवरलैपिंग होनी है तो उन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को सेम प्लेन में होना होगा। जैसे कहता है कि px जो है वो px के साथ ही ओवरलैप कर सकता है, और अगर px की ओवरलैपिंग py से आप करवाने जाओगे तो ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि px दूसरे प्लेन में होगा और py दूसरे प्लेन में होगा, तो उनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग के लिए पहला कंडीशन है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में भाग ले रहे हैं उनको सेम प्लेन में होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि ओवरलैप इंटीग्रल मस्ट बी नॉन जीरो। ओवरलैप इंटीग्रल नॉन जीरो होना चाहिए। ओवरलैप इंटीग्रल नॉन जीरो होना चाहिए। अब ये ओवरलैप इंटीग्रल क्या है, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं कि कैसे हम ओवरलैप इंटीग्रल डिसाइड करेंगे, निगेटिव हुआ कि पॉजिटिव या जीरो। लेकिन ओवरलैप इंटीग्रल जो है वो एक बड़ा ही मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। उसके लिए वेव फंक्शन होता है, कंजुगेट वेव फंक्शन होता है, फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं कुछ वॉल्यूम एलिमेंट से, तब ओवरलैप इंटीग्रल निकलता है। लेकिन हम उतना मैथमेटिक्स इसमें नहीं लाएंगे, आपके लेवल की बात भी नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमें ओवरलैप इंटीग्रल समझना है, तो ओवरलैप इंटीग्रल हम अभी आपको समझा देते हैं। ओवरलैप इंटीग्रल जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, ये अलाउड है, निगेटिव हो सकता है, ये भी अलाउड है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं है। ओवरलैप इंटीग्रल कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो हम ये समझ लें कि जैसे बात करते हैं एस ऑर्बिटल की, एस ऑर्बिटल जानते हैं आप स्फेरिकल होता है, उसमें वेव फंक्शन का साइन चारों तरफ पॉजिटिव होता है। दूसरा एस ऑर्बिटल जब इसके साथ ओवरलैप करेगा तो ओवरलैपिंग होनी है, और ओवरलैपिंग से ऐसा सिचुएशन बनना है प्लस 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 प्लस। ये जो ओवरलैपिंग हुई देखिए प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस प्लस प्लस, तो रिजल्टेंट जो ओवरलैप इंटीग्रल होगा वो पॉजिटिव होगा।
कितना होगा आप नहीं जान सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव होगा ये हम जान सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि यह पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुई, यह पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक वैसे ही अगर हम एक px ले लेते हैं, बता भी दिया है कि px का px के साथ ही ओवरलैपिंग होती है, और दूसरा भी px ही लेना पड़ेगा हमें प्लस माइनस। ये अगर px है तो यह भी px है। तो इनकी ओवरलैपिंग हुई, इनकी ओवरलैपिंग हुई, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ओवरलैपिंग जब होगी तो ओवरलैप इंटीग्रल जो हुआ प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, तो ओवरऑल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यह भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुआ क्योंकि ओवरलैप इंटीग्रल यहाँ भी पॉजिटिव हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसको एक को पलट देते हैं, तो चलिए आप सोच रहे हैं तो हम कर ही देते हैं, इसको पलट देते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। और आप समझ रहे होंगे, अगर आप नहीं समझते हैं तो ये गलत बात है, समझना चाहिए कि ये p ऑर्बिटल्स जो बनाया मैंने, चाहे जो भी ऑर्बिटल्स हम बनाते हैं उसमें वेव फंक्शन का साइन देना जरूरी है। वेव फंक्शन का साइन बिना, वो तो एक फूल जैसा हो गया, बनाते हैं हम जैसे फ्लावर्स वैसा हो गया, ये इसमें वेव फंक्शन का साइन जरूरी है। इसमें वेव फंक्शन का साइन हमने दिया, और तब अगर ओवरलैपिंग हुई तो प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस ये प्लस है, तो ओवरलैप इंटीग्रल जो होगा प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो निगेटिव होगा ओवरऑल ओवरलैप इंटीग्रल। ये निगेटिव ओवरलैपिंग हुई, ये जीरो ओवरलैपिंग नहीं है, ये निगेटिव ओवरलैपिंग है। तो निगेटिव ओवरलैपिंग अलाउड है, निगेटिव ओवरलैपिंग अलाउड है, इसको हम कहते हैं कि ये हो सकता है निगेटिव ओवरलैपिंग। तो ये हुआ निगेटिव ओवरलैपिंग। तो फिर जीरो ओवरलैपिंग क्या हुआ? ओवरलैप इंटीग्रल जीरो कब होता है ये भी देखना होगा। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ कि ओवरलैप इंटीग्रल जीरो कब हो रहा है ये भी देख लेना है। सपोज कीजिए कि एक s ऑर्बिटल है, प्लस 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 प्लस, और दूसरा px ऑर्बिटल है, प्लस माइनस, ये z एक्सिस है, z एक्सिस है। इनकी ओवरलैपिंग होगी प्लस माइनस, प्लस 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 प्लस, प्लस 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 माइनस माइनस, तो ओवरलैप इंटीग्रल जीरो हो गया। इसी को कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस तरह की ओवरलैपिंग हम अलाउड नहीं करते हैं, ये अलाउड नहीं है, ये ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। तो ये है ओवरलैप इंटीग्रल जीरो होना। एक बात मैं आपको समझा देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओवरलैपिंग के संदर्भ में, कि ड्यूरिंग ओवरलैपिंग of atomic orbitals, bond axis plays important role। बॉन्ड एक्सिस, ये बॉन्ड एक्सिस क्या है? जैसे भी बताया आपको कि अगर एक ही सड़क पे दो गाड़ियां आ रही हैं आमने सामने और टक्कर हो जा रहा है, ओवरलैपिंग हो जा रही है, तो वो जो सड़क हुई वो बॉन्ड एक्सिस हुआ। ठीक वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिस एक्सिस के थ्रू एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं वो एक्सिस बॉन्ड एक्सिस कहलाता है। बॉन्ड एक्सिस का मतलब हुआ कि द
एक्सिस through which AOs are approaching। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, वह एक्सिस कहलाता है बॉन्ड एक्सिस, वो कहलाता है बॉन्ड एक्सिस। तो बॉन्ड एक्सिस एक्स वाई जेड में से कोई भी ले सकते हैं। जनरली जेड एक्सिस को कन्वेंशनली बॉन्ड एक्सिस मान लिया जाता है, कहा जाता है। ये अगर कहीं नहीं लिखा हो तो हम ये मान के चलते हैं कि जेड एक्सिस इज द बॉन्ड एक्सिस, और अगर कहीं एक्स वाई जेड मेंशन किया हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो ये मान के चला जाएगा कि जेड एक्सिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बॉन्ड एक्सिस। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप एक्सिस बदल देंगे तो फिर बात ही बदल जाएगी, सारी की सारी कहानी बदल जाएगी। तो हम उस कहानी को कैसे बदलेंगे और क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बॉन्डिंग आपको बता दिया कि ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब बॉन्ड बनते हैं तो कैसे, ओवरलैपिंग का मोड क्या हो सकता है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ये हम जान लेते हैं। ओवरलैपिंग का टाइप क्या हो सकता है, कैसे ओवरलैपिंग होती है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के टाइप्स, और इसका बेसिस हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का अप्रोच कैसे हो रहा है, सामने सामने हो रहा है, साइड से हो रहा है, हम इसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, टाइप्स जानना चाहते हैं। तो हमारा बेसिस है कि डायरेक्शन ऑफ अप्रोच, डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ एओस, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कैसे अप्रोच हो रहा है। तो उसके बेसिस पर दो तरह का ओवरलैपिंग होता है। एक है हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, या इसी का दूसरा नाम है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग या इसी का दूसरा नाम है एक्सियल ओवरलैपिंग। अभी बात करते हैं दोनों के बारे में। और दूसरा है साइडवाइज ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग, या इसी को हम लोग लैटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग, या इसी को हम लोग पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग। हम इन दोनों ओवरलैपिंग के बारे में समझ लेते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले हैं उनका एकदम आमने सामने अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। एओज जो होंगे, एओज अप्रोच ईच अदर along the axis, along the axis, एक्सिस के along ही वो अप्रोच करेंगे, तो वो कहलाता है एक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे एस ऑर्बिटल के केस में मैंने आपको समझाया कि अगर हम जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं तो एस ऑर्बिटल, चाहे किसी को भी मानिएगा, एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है, उनका ओवरलैपिंग हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगा, और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाता है।
हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड इससे बनता है, सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड। और सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि इसमें ओवरलैप जोन ज़्यादा होगा। आप समझ रहे हैं कि जब सामने सामने टक्कर होना है, एक्सियल ओवरलैपिंग होनी है, तो ओवरलैप जोन ज़्यादा होगा तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें अगर हम एक्सिस को बदल देंगे, जैसे पी ऑर्बिटल की बात कीजिए, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ जेड एक्सिस को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना हुआ है, तो पीजेड जो होगा वो एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ये पीजेड है तो एक्सिस के अलॉन्ग है ये, और दूसरा पीजेड भी जो होगा वो एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा। तो इनका जो ओवरलैपिंग होगा वो निश्चित रूप से एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, और इससे भी हमें मिलने वाला है सिग्मा बॉन्ड, इससे भी हमको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। ये एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाता है। एक्सियल ओवरलैपिंग में आमने सामने, सपोज कीजिए कि आपने अगर पीएक्स को मान लिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो फिर पीजेड सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, उनका एक्सियल नहीं होगा, क्योंकि पीएक्स अगर आपने इसको माना हुआ है तो पीजेड इसके परपेंडिकुलर होगा, तब उसका साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो यही मैंने पहले भी कहा था आपको कि जब कभी आप ओवरलैपिंग समझे तो वहाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की अहमियत को समझे। यहाँ पर जब ओवरलैपिंग होती है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे एओस अप्रोच परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर अप्रोच करेगा। जैसे अगर जेड एक्सिस को हमने माना हुआ है बॉन्ड एक्सिस, तो जेड एक्सिस ये हुआ तो ये पी एक्स हो गया, ठीक बात है। तो आप जानते हैं कि दूसरा पी एक्स ही होना चाहिए, भी तो पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी पी एक्स हुआ, ये जेड एक्सिस है तो पी एक्स हुआ, इसमें माइनस लिख दीजिए। इनकी ओवरलैपिंग अगर होती है तो ऐसे ओवरलैपिंग होगी, और ये ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग कहलाएगा, या पैरेलल ओवरलैपिंग कहलाएगा, या लैटरल ओवरलैपिंग कहलाएगा। और इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वह कहलाएगा पाई बॉन्ड। और इस पाई बॉन्ड को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये दोनों मिलके एक बड़ा सा लोब बना दिया, प्लस ये दोनों मिलके बड़ा सा लोब बना दिया माइनस, तो ये पाई बॉन्ड कहलाता है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं। पाई बॉन्ड में जो ओवरलैप जोन होगा वो छोटा होगा, और ओवरलैप जोन छोटा होने से पाई बॉन्ड वीकर होता है, निश्चित रूप से कंपैरेटिवली ये वीकर होगा। तो इस तरह से हमने ये आपको समझाया है कि ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन इतने से हमारा काम चल जाएगा कि ओवरलैपिंग होती है, अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो उसमें बनता है सिग्मा बॉन्ड, अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो उसमें बनता है पाई बॉन्ड। तो ये बॉन्डिंग का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्योंकि इसका हमको सेकेंड पीरियड एनोमली को समझने में बहुत यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका। इसके बिना तो काम चलना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ हमें पी पाई बॉन्डिंग पढ़ानी होगी, जो बहुत सारे रीजन्स का एक्सप्लेनेशन है, पी पाई बॉन्डिंग। तो वो कंसेप्ट डेवलप करने के लिए हमको इतनी ही की ज़रूरत है। वैसे तो आगे बढ़ेंगे तो फिर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक वगैरह इसमें हम उसको इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स आएगा, और केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर्स में हम वो टॉपिक लाएंगे तो फिर वहाँ आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ हमें इतने ही से काम चल जाना है, इतने ही की ज़रूरत है हमें, तो हम इतने ही से काम चला लेंगे। अब ये लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, तो हम लोग इसके रीजन को नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लास्ट लेक्चर होगा इस एपिसोड का, इस एपिसोड का मतलब कि क्विक प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और हम वहाँ आपको बहुत सारी बात समझाएंगे
रीजन जो पढ़ रहे थे वहाँ आपको बताएंगे और आपको लगेगा कि मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो है वो हमारे दिमाग में आ गया है, आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बना है ये मैंने आपको समझाया केवल, और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का इस्तेमाल हम करेंगे जब पाई बॉन्ड पी पाई बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली वीकर होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ये सब आप समझ लीजिए, और अगर पढ़ा हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। एक लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे के सारे वीडियोज़ जो हैं वो प्लेलिस्ट के साथ मिल जाएं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें। फिर नेक्स्ट मतलब लास्ट वीडियो जो होगा इस एपिसोड का, उसमें फिर से भेंट हो। धन्यवाद।